हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले ही क्लास का सेकेंड पार्ट। दैट मीन्स पिछले क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के को कैलकुलेट किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के यानी रेट कांस्टेंट के एप्लीकेशन के बारे में कि रेट कांस्टेंट के अगर हमें पता रहे तो हम क्या सब चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं के वैल्यू से और के यूनिट से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले देखते हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन यहाँ पर ये बनता है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के तो आप पढ़े हुए हो, के का यूनिट क्या होता है? मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर का पावर n-1 पर यूनिट टाइम, यही होता है ना, जिसमें कि n हम पढ़े हुए थे, n होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस वैल्यू से हम लोग जो है यानी कि k का अगर यूनिट दिया हुआ रहे तो वहां पर हम लोग उस यूनिट को इस रूप में एडजस्ट करके हम लोग n का मान फाइंड आउट कर सकते हैं और n से हम लोग ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई k का वैल्यू दिया हुआ है, एग्जाम्पल में k बराबर रहे 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल, यहाँ पर मोल दिया हुआ रहे, लीटर पर सेकेंड दिया हुआ रहे। सवाल ये है कि यहाँ पर इस के वैल्यू को देकर के सवाल आपसे करेगा ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, मतलब कि ये कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखा जाए यहाँ पर कि अगर हम इस के को इस तरह से लिखें, यूनिट को अगर हम केवल देखें तो यूनिट को हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मोल टू दी पावर इसको 1-2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ 1-2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। लीटर टू दी पावर 2-1 कर सकते हैं ताकि ये ऊपर में 1 आ जाएगा। पर यूनिट सेकेंड यहाँ पर दे देंगे। तो आप देखो ये अब उस फॉर्मेट में आ चुका है और यहाँ पर देखने से स्पष्ट लग रहा है n के जगह पर यहाँ पर 2 बैठा हुआ है, यहाँ पर भी n पर 2 बैठा हुआ है, यहाँ पर भी n पर 2 बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर n का मान कितना हो गया 2, यानी कि ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। ये रिएक्शन कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। तो पहला एप्लीकेशन तो ये मिला कि k का जब वैल्यू यूनिट के साथ हमें अगर पता होगा तो हम उसके यूनिट के हेल्प से, उसके वैल्यू पर नहीं जाइएगा कि कितना उसका वैल्यू है के का, यूनिट के हेल्प से ही हम लोग निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे। ये पहला एप्लीकेशन हो गया के का। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन के का चलते हैं जिसमें कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हेडलाइन दिया हुआ सेकेंड एप्लीकेशन में हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा पिछले क्लास में जब शुरुआत हो रही थी केमिकल काइनेटिक्स तो हम बताए थे वहां पर कि हाफ लाइफ क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर नोट्स करवाएंगे अभी बाद में, पहले यहाँ समझ लीजिए। अगर रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन हम ए लिए हुए हैं और इस रिएक्शन में समय नहीं दे रहे हैं तो प्रोडक्ट भी 0 बनेगा। इस रिएक्शन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, t सेकेंड जब रिएक्शन चल जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, मान लेते हैं x, और यहाँ पर घट के ये हो जाएगा a-x। उसी समय में एक ऐसा टाइम जरूर आएगा कि ये a घटते घटते a/2 हो जाएगा और इसका बचा हुआ a/2 पहुंच जाएगा x के प्लेस पर। यहाँ x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट घटते घटते आधा हो जाएगा और आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा आगे जा करके। प्यारे बच्चों, उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, जिसको t हाफ से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, t 1/2 लिखा हुआ है, मतलब t हाफ से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वह मिनिमम टाइम जितने टाइम में कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का घट करके आधा बच जाता है और उसका आधा हिस्सा प्रोडक्ट बन जाता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, वह मिनिमम टाइम जितने टाइम में रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। इस रिएक्शन का हाफ लाइफ उसे हम कहेंगे। तो आइए इस चीज को हम डिफाइन करते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर द मिनिमम टाइम, ये टॉपिक पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू
डिक्रीज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय 50% और हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन या ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन जब 50% या हाफ डिक्रीज हो जाए तो वो जितने समय में होता है उसके लिए जितना मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम को ही बोलते हैं हाफ लाइफ, इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इस लैंग्वेज को लिखने के बाद ये वाला पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या पूछता है, हाफ लाइफ तो समझ में आ गया, हाफ लाइफ किसे कहेंगे। सवाल ये है कि हाफ लाइफ, मान लो कि यहां पर देखो होता क्या है हाफ लाइफ में। मान लो कि कोई रिएक्शन, यहां पर रिएक्टेंट हम लिए हुए हैं ए। ठीक है, अब अगर ये रिएक्टेंट को रिएक्शन में लाते हैं और रिएक्शन अगर अपना हाफ लाइफ अचीव कर लेता है तो ये हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि अब ये रिएक्टेंट घट करके अपने कंसंट्रेशन का आधा बच जाएगा। फिर यहां से अगर हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, अब हमारे लिए ये कंसंट्रेशन हो गया, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना दूर को मान लो नहीं देखे हम रिएक्शन को, अब यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर से अगर हाफ लाइफ, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ देखिए, अगर हम हाफ यहां पर टाइम फिर से यहां पर हम गवा दिए तो उतने टाइम में फिर से रिएक्टेंट अपने इस कंसंट्रेशन का अब आधा हो जाएगा, मतलब A/4 हो जाएगा। फिर हाफ टाइम जब गुजर जाएगा तो फिर A/8 हो जाएगा और सो ऑन आगे चलते रहेगा। मतलब कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, सवाल यहाँ पर पूछता है कि किसी रिएक्टेंट का अगर हाफ लाइफ 20 ईयर्स है तो उस रिएक्टेंट का 1/16 होने में कितना वक्त लगेगा। तो प्यारे बच्चों वहां पर यही कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर सवाल किया कि किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है वो 20 साल है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन करता है यहाँ पर, तो बताइए व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसअपियरेंस of reactant to its 1/16 of initial concentration। सवाल यहां पर कह रहा है, सवाल समझिएगा कि अगर किसी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का मान 20 ईयर्स है तो बताइए कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन का घट करके 1/16 पार्ट होने में कितना वक्त लगेगा। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में भी सेम कॉन्सेप्ट है, जरा दिमाग लगाइए यहाँ पर कि मान लीजिए ए हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं और पहला ये हाफ लाइफ बिताता है, मान लो कि वो हाफ लाइफ 20 साल है, तो पहले हाफ लाइफ बाद ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, यानी अपने इस कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर A/2 पर देखते हैं, ये अभी हमारा कंसंट्रेशन बचा है, ये फिर अब रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, फिर 20 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि अब A/4 होने में यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन देखेंगे, नहीं, अब पहला हाफ लाइफ हमारा बीत चुका है, अब फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब हमारे पास कंसंट्रेशन इनिशियल वाला ये है, A/2 है। अब फिर 20 साल बीतेगा तो फिर ये अपने इस कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, तो A/2 पहले है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, A/4 हो जाएगा। अब फिर A/4 है, इसमें 20 साल और लगा देंगे रिएक्शन में तो अब ये A/8 हो जाएगा, और फिर A/8 है, 20 साल फिर बिता देंगे रिएक्शन में तो ये A/16 हो जाएगा। तो देखिए A से A/16 यानी कि 1/16 होने में कितना साल लग गया, तो 20 यानी कि टोटल 80 ईयर्स लग जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में कितना लिख देंगे हम, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे हम लोग 80 ईयर्स, यही हमारा आंसर होगा। यानी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 होने में 80 साल लग जाएगा, जिस रिएक्शन में हाफ लाइफ 20 ईयर्स है। समझे बात को, तो ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हाफ लाइफ जो है ऑर्डर पर भी निर्भर करता है। हाफ लाइफ का वैल्यू, हाफ लाइफ में जो वैल्यू होता है वो रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, और रेट कांस्टेंट तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग अब पता करने वाले हैं
डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, पहले उसके बारे में जानेंगे। फिर जब जानेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो वहां पर सीखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का कैलकुलेशन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो था उसमें के का वैल्यू इस तरह से हम निकाले हुए थे। के का वैल्यू हम निकाले थे 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स, जहां पर ये टी टाइम था, के रेट कांस्टेंट था, ए रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन था और ए माइनस एक्स जो है वो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी था। मतलब टी समय में जो चेंज होकर के बचा हुआ था रिएक्टेंट वो ए माइनस एक्स था, और ये एक्स की बात खाली करो तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जितना गया था वो एक्स का वैल्यू था। अब देखिए जरा सा, अगर हम इसके हाफ लाइफ की बात करें एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, अगर टाइम हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग टाइम बीत जाए तब क्या होगा। तो अभी आपने देखा था जब टाइम टी हाफ हो गया था तो हमारा एक्स का वैल्यू जो है वो a बाई 2 हो गया था, यानी कि हमारा आधा रिएक्टेंट बचा हुआ था और आधा रिएक्टेंट x के प्लेस पर आ गया था, यानी प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो गया था। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बाय टी, तो टी हाफ यहाँ पर डिनोट कर देंगे, टी हाफ माने हाफ लाइफ हो गया, टाइम ही होता है, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा a बट a माइनस एक्स के प्लेस पर कितना लिखोगे a बाय 2 लिखेंगे। ये यहाँ पर देखो टी हाफ हमें कैलकुलेट करना है कि हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, तो टी हाफ को लेके चलते हैं उधर, तो यानी कि ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग ऑफ ए बट ए माइनस ए बाई 2 करेंगे तो बचेगा ए बाई 2। अब देखो यहाँ पर यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 चल जाएगा ऊपर में, log 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 2। और प्यारे बच्चों log 2 का मान सर्च कर ले, जो होता है 0.301 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई के, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.301 से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 0.693 बाय के हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों टी हाफ को हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन याद रहे ये केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का मान ये आया, यानी कि जब कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको सवाल में दिया हुआ रहे कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तब उसके लिए आपको हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करने के लिए दे, तो पहले आप जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, और उसके बाद जाकर के के का जो मान आएगा उस मान के हेल्प से हम लोग हाफ लाइफ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में लॉग का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर घर में सवाल बनाओगे तो बुक्स में जो रहता है लॉग का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है, तो वो आप सेलफोन से भी सर्च कर सकते हैं लॉग, किसी भी नंबर पर लॉग का मान क्या होगा, उसके बाद जाकर के, या नहीं तो लॉग टेबल आपकी बुक में दिया है, तो लॉग टेबल अगर सीख लेते हो निकालना, लॉग टेबल से लॉग का वैल्यू निकालना, तो वहां से भी लॉग का वैल्यू निकाला जा सकता है। समझे बात को। तो ये हमारा टी हाफ का वैल्यू हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा 0.693 बाय के, ठीक है। तो यही हमारा हाफ लाइफ का था। अब चलते हैं के अगले एप्लीकेशन में कि जब ग्राफ दिया हुआ रहे तो ग्राफ के वैल्यू से हम लोग रेट कांस्टेंट या रेट का पता कैसे लगा पाएंगे। इस चीज के लिए याद रखिएगा एक चीज हमेशा कि ग्राफ में एक बेसिक ग्राफ आता है जो केमिस्ट्री में हमेशा हेल्प करते रहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। उस ग्राफ को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के रखिएगा। आते हैं हम लोग एक टॉपिक पर, ग्राफिकल अप्रोच पर रेट कांस्टेंट के एप्लीकेशन में ही है, यानी थर्ड पॉइंट हो गया रेट कांस्टेंट का एप्लीकेशन का। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ होगा उसका हम लोग यूज करेंगे। ध्यान दें यहाँ पर के वैल्यू से ही चलते हैं। के का वैल्यू हमारे पास में था 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स। अब अगर लॉग ऑफ ए बटे ए माइनस एक्स को अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं, एक साइड इसको छोड़ देते हैं, तो ये
2.303 बाई टी को उस साइड भगाएंगे तो टी हमारा नीचे में तो वो चल जाएगा ऊपर में, 2.303 हमारा ऊपर में तो वो आएगा नीचे में। तो यहाँ हो जाएगा k बटे 2.303 और टी चल जाएगा यहाँ पर ऊपर में। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम अपने मन से यहाँ एक जीरो ऐड कर रहे हैं, जो कर सकते हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो देखिएगा, ताकि ये इस फॉर्मेट में आ जाए, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ जाए। याद रखिएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन का एक जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और इसका ग्राफ जो होता है, ध्यान दें यहाँ पर, जो ये हमारा y एक्सिस मान लो है, ये हमारा x एक्सिस है, तो यहाँ पर होता क्या है, इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट से या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इन करता है या थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन करता है। याद रखिएगा एक जनरल मान लीजिए ग्राफ ले लेते हैं, ये ग्राफ मान लो कि यहाँ से हम यहाँ कर लिए, तो ये ग्राफ देखो ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ जो है आ रहा होगा वहां पर थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर आता हुआ, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कैसे हम लोग पुट आउट करते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। यही y इंटरसेप्ट जितने डिस्टेंस पर होता है, इस डिस्टेंस का वैल्यू इस c के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ऑरिजिन से y इंटरसेप्ट के बीच की जो दूरी होती है, इस ग्राफ में c का वैल्यू वही देता है। अगर यहाँ c का मान 0 है मतलब ये डिस्टेंस 0 है, मतलब ये ग्राफ ऑरिजिन से ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ढाल जो होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ढाल जो होगा, यही ढाल जो होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो x एक्सिस से, चाहे यहाँ से एंगल निकाल लो, चाहे यहाँ x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा, माने पॉजिटिव एंगल जो होता है थीटा, इसी का जो प्यारे बच्चों टेन थीटा होता है ना, यही टेन थीटा वैल्यू देता है इस ग्राफ के स्लोप का, जिस स्लोप को हम लोग m से डिनोट किए हुए हैं। तो यहाँ m जो है वो है इस ग्राफ का स्लोप जो टेन थीटा के इक्वल है। और याद रखिएगा इस ग्राफ, अगर ये ग्राफ हमारा y का है और ये हमारा x है, तो याद रखिएगा यही स्लोप जो है dy बटे dx भी कहलाता है। हम बताए थे ना कि डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन होता है। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन dy बाई dx का एप्लीकेशन यही होता है कि y का जो ग्राफ है उस ग्राफ का स्लोप जो है वही dy बाई dx का एप्लीकेशन है। यानी कि डिफरेंशिएशन अपने इक्वेशन के ग्राफ का स्लोप का वैल्यू देता है। तो ये जो है y का, अगर y का ये ग्राफ है तो उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू जो है इस ग्राफ के स्लोप का मान देगा, जो टेन थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में टेन थीटा और कैलकुलस में dy बाई dx ये ग्राफ के स्लोप का ही मान देता है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये ग्राफ देखिए, अगर आपको कोई सवाल में रेट इक्वेशन आपको इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ मेन मुद्दा हम लोग आते हैं। अगर आपको y एक्सिस के तरफ प्लॉट किया हुआ मिल जाए log a बटे a माइनस एक्स, ठीक है, और x एक्सिस की तरफ आपको प्लॉट किया हुआ मिल जाए टाइम, तो देखो यहाँ पर तब जाकर के ये थ्योरी काम करेगा, क्योंकि यहाँ y के प्लेस पर देखो प्लॉट किया हुआ है log a बटे a माइनस एक्स, x के प्लेस पर यहाँ पर देखो t प्लॉट किया हुआ है। तो अगर log a बटे a माइनस एक्स वर्सेस t का ग्राफ आपको मिल जाए तो m के प्लेस पर क्या जाएगा, k बाई 2.303 जाएगा, और c के प्लेस पर क्या जाएगा, 0 जाएगा। लेकिन वो याद रखिएगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही ग्राफ रहेगा। तो अगर ये ग्राफ आपको यानी कि log ऑफ a बटे a माइनस एक्स वर्सेस t का ग्राफ हो, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में ये ग्राफ जो है हमेशा ऑरिजिन से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर c का मान कितना है, 0 है। अगर याद रखिएगा अगर यहाँ पर ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन अगर log a बटे a माइनस एक्स वर्सेस t होगा तो ही ऐसा हो सकता है कि ये ग्राफ ऑरिजिन से जाएगा। याद रखिएगा आपको जेईई के एग्जाम में क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देता है और प्लॉटिंग दे देगा, यहाँ पर बोलेगा कि इसमें सही ग्राफ कौन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो देखिएगा जो ग्राफ ऑरिजिन से जाएगा वही ग्राफ सही होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ध्यान दीजिए, तो ये ग्राफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब यहाँ पर इस तरह का प्लॉटिंग है। तो अब देखिए यहाँ पर
इस ग्राफ में एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल थीटा बन रहा है, यही थीटा एंगल से हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों अब बताइए कि स्लोप कैसे निकालिएगा। तो कहोगे सर स्लोप जो होगा इस ग्राफ का वो क्या होगा, टेन थीटा होगा, और यही क्या होगा, एम होगा, और यही किसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस इक्वेशन के लिए यही इक्वल हो जाएगा के बटे 2.303 के बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जरा सा, टेन थीटा को इक्वल करेंगे के बाय 2.303 से, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखोगे जरा सा कि अगर आपको इस तरह से ग्राफ दिया हुआ रहता है और ग्राफ में थीटा एंगल दिया हुआ रहे, तो टेन थीटा में मल्टीप्लाई करने पर 2.303 से मल्टीप्लाई करने पर वो किसका वैल्यू दे देगा, इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए के का वैल्यू दे देगा। तो बड़ी ही आसानी से यहाँ पर जो है हम लोग के का वैल्यू एंगल के मदद से निकाल लेंगे। मान लो कि यहाँ पर एंगल दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेगा रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे कि प्लॉटिंग किसका किसका है, log a बटे a माइनस एक्स वर्सेस टी है, ये ऑरिजिन से गया हुआ है, तो कंफर्म कर लिए फर्स्ट रिएक्शन ग्राफ है। उसके बाद यहाँ थीटा का मान देखेंगे, अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर के का मान तुरंत लिख देंगे 2.303 इंटू 1030, 1030 हो जाएगा 1/√3, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वही के का वैल्यू आएगा। और यूनिट तो आपको ऑर्डर अगर पता है कि फर्स्ट रिएक्शन है तो यूनिट तो पर यूनिट टाइम ही होगा, तो टाइम के हिसाब से यूनिट आपको दे देना है के का। तो यही आपको ग्राफिकल अप्रोच में यही सिखलाया जाता है कि ग्राफ की मदद से कैसे आप के को कैलकुलेट करिएगा। तो इस तरह से के को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अगर आ गया होगा तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी सारी बातें पढ़ाई जा रही है उस चीज़ को आप बुक से जरूर एक बार उल्टा के देख लीजिएगा कि बुक्स में क्या है, कैसे नोट्स किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर जाकर के इनके सवाल को भी सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी का हम तो वीडियो डाल ही रहे हैं, एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल का वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, समझे बात को। तो इस चीज़ को आप जरूर जब भी नोट्स करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो अपने पास में बुक्स रखा करिए। तो फर्स्ट रिएक्शन का आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। कल के क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कल की वीडियो का वेट करिएगा और एंजॉय करते रहिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।